बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि आप एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस से एक बैकअप फाइल जो है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो असाइनमेंट में मैंने आपको दिया था कि आप असाइनमेंट में आप अपने डेटाबेस का बैकअप फाइल जो है वो अपलोड करेंगे और साथ में जो आपकी प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जो है डेटाबेस पहले हम सीखते हैं कि डेटाबेस से बैकअप फाइल जो है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आ जाए, ये आपके पास ये डेटाबेसेस है। तो इसमें आप जो भी डेटाबेस हो तो उसको आप सेलेक्ट करें और इस पर राइट क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, सपोज़ माई डीबी है, तो इस पर राइट क्लिक करके और टास्क में फिर है बैकअप, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो आ जाएगी और इस विंडो में ऑलरेडी एक लोकेशन मौजूद होगा, या सपोज़ अगर नहीं है तो आप जो है एक लोकेशन इसमें से ऐड करें। ठीक है, सपोज़ ये लोकेशन पहले से मौजूद होता है जो कि इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन होता है बैकअप्स का। ठीक है, आप जो है इसमें से दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ हम इस तरह करते हैं कि हम इसको एक लोकेशन देते हैं, सपोज़ डी में एक फ़ोल्डर है DB_बैकअप, तो आप फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी में DB_बैकअप। ठीक है, ये एक फ़ोल्डर है और यहाँ पर जो है इसका जो पाथ है वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो है फाइल का नाम दे, सपोज़ mydb.bak जो है, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो बैकअप फाइल का वो BAK होता है, तो ये भी आप ज़रूर देंगे। ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया तो देखिए फाइल का नाम जनरेट हो गया कि जो लोकेशन हमने सेलेक्ट किया था, जो फोल्डर, और साथ में जो फाइल का नाम दिया था तो वो आ गया। इसको ओके करेंगे तो देखिए दोनों जगह पर आ जाए। अगर आप सपोज़ ये वाला जो है ये नहीं करना चाहते तो आप इसको रिमूव करें तो आपके पास सिर्फ जो DB_बैकअप है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ओके करें तो आपके पास जो है डेटाबेस का बैकअप जो है वो अगर सपोज़ कोई एरर नहीं है तो ये मैसेज आ जाएगा कि द बैकअप ऑफ डेटाबेस माई DB कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब वो जो है बन गया। ठीक है, यहाँ पर सपोज़ हम इसको देखते हैं, सपोज़ ये डी है और DB_बैकअप, तो ये देखिए ये पहले से दो बने थे और ये भी माई DB_बैकअप जो है वो बन गया। ठीक है, और इसके साथ जो है हमारे इसका दूसरा तरीका ये है कि आप क्वेरी के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो न्यू क्वेरी पर आप क्लिक करें और इसको आप इसकी जो क्वेरी है वो इस तरह होगी कि आप दे, तो क्वेरी इस तरह है कि आप दे दें बैकअप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, सपोज़ डेटाबेस का नाम है my_db, और फिर आप टू डिस्क, और यहाँ पर इज इक्वल टू आप जो है यहाँ पर इसको पाथ देंगे। सपोज़ मैं वही फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ डी में DB_बैकअप, और फिर जो है फोल्डर के साथ आप जो है नाम भी दे देंगे। सपोज़ मैंने दिया जी mydb.bak। ठीक है, यहाँ पर ये दोबारा देखिए बैकअप डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम तो my_db है, टू डिस्क और इज इक्वल टू, और फिर जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में उसका आप फोल्डर का नाम, मतलब पूरा लोकेशन जो है वो आप दे देंगे। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर जो है इसमें एरर है। ठीक है, और चेक इन नॉट ओपन बैकअप डिवाइस, अच्छा ये जो है असल में
ये जो फोल्डर का नाम था उसमें से मैंने थोड़ी सी गलती की है। ये वो स्पेलिंग में बैकअप का स्पेलिंग जो है वो गलत था। दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए डेटाबेस बैकअप डेटाबेस सक्सेसफुली प्रोसीडेड, ठीक है, और यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली भी आ गया। तो इसका मतलब कि जो बैकअप है वो बन गया। उसी फोल्डर में हम जाते हैं तो हमारे पास ये देखिए MyDB.backup जो है वो भी आ गया। तो इसी तरह ये दो तरीके हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से आप डेटाबेस का बैकअप फाइल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि आप जो है जो C# है तो उसका प्रोजेक्ट का फाइल जो है आप कैसे बनाएंगे, और इसमें आप मल्टीपल फॉर्म जो है कैसे बनाएंगे। जैसे कि असाइनमेंट में मैंने आपको दिया था कि आप एक डेटाबेस की ऑपरेशन है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट जो है ये चारों आप करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि आप जो है इसके लिए आप अलग अलग फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और लेकिन प्रोजेक्ट जो है एक ही होगा। हमने जितनी भी जो ये एग्जांपल्स किए थे लेक्चर्स में, तो इसके लिए अलग अलग जो है वो प्रोजेक्ट था। तो एक प्रोजेक्ट में आप ये सारे फॉर्म्स कैसे बनाएंगे और उसको कैसे सेव करेंगे और कहाँ पर सेव होगा, तो ये हम देखते, ठीक है। यहाँ पर मैं स्किल स्टूडियो जो है उसको रन करता हूँ, और जब नया प्रोजेक्ट आप बना ले तो नया प्रोजेक्ट जब बना लेंगे तो देखिए इसका एक है नेम कि आप इसका क्या नाम रखना चाहते हैं। सपोज मैंने लिखा जी स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है, स्टूडेंट डेटाबेस ये मैंने नाम दे दिया। तो इसके साथ जो है ये देखिए लोकेशन जो है वो होगा कि सी यूज़र्स कामरानुल्लाह, डॉक्यूमेंट विजुअल स्टूडियो 2012 और प्रोजेक्ट्स। तो ये फोल्डर होगा। तो इसके अंदर इसका एक और दूसरा फोल्डर जो है वो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन जो है वो है कि एक डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर है। यहाँ पर जो है आप जो है ये चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ हम अगर इसको आप चेंज करना चाहते तो आप ब्राउज़ करें और कोई दूसरा लोकेशन जो है वो सेलेक्ट करें, लेकिन जो है हम यही रहने देते हैं और इसको हम ओके करते हैं। तो जो माई डॉक्यूमेंट है, तो माई डॉक्यूमेंट में सपोज़ मैं यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट पे आता हूँ और इसमें विजुअल स्टूडियो 2012 है। आपने एक दूसरा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ तो उसके नाम से होगा। यहाँ पर फिर प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट्स में जो है यहाँ पर इसको अगर मैं कहूँ तो ये देखिए STD बैकअप, ठीक है। दिस PC डॉक्यूमेंट्स विजुअल स्टूडियो 2012 प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स में STD डेटाबेस जो है ये आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास ये फोल्डर होगा, ठीक है। अब इसमें आप सपोज़ हम चाहते हैं कि हम इस तरह करते हैं कि 4 बटन जो है वो मैं बनाता हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा जी इस पर मैंने लिखा जी डिस्प्ले डेटा। दूसरे पर मैं लिखता हूँ इंसर्ट डेटा, और अच्छा एक मिनट ये आ गया, और इस पे मैं लिखता हूँ डिलीट डेटा, और इस पे मैंने लिखा जी अपडेट डेटा, ठीक है।
और ये चारों बटन मेरे पास बन गए। इसको थोड़ा सा मैं ठीक है, ये आ गए। और इस पे जो है मैं इस तरह करता हूँ कि सब के लिए मैं अलग अलग फॉर्म जो है वो बनाता हूँ। ठीक है, तो आप सपोज़ आप डिस्प्ले डेटा के लिए फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट में जाके आप ऐड विंडोज़ फॉर्म ये आप सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐड करें। अच्छा, इसको हमने नाम नहीं दिया, ये नाम ठीक है। सपोज़ हम, चलिए मैं दोबारा देता हूँ। ठीक है, आप दोबारा बाद में भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर विंडोज़ फॉर्म और इसको आप नाम दे दीजिए डिस्प्ले डेटा। ठीक है, यहाँ पर तो डिस्प्ले डेटा जो है वो आ गया, ये फॉर्म जो है आ गया। ठीक है, इस पे हम जो है आपने ख़ुद जो है वो करना होगा कि जो भी काम हम डिस्प्ले डेटा डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले डेटा के लिए जो हम करते थे, ठीक है, तो वो आपके पास सारा है। ठीक है, दूसरा फॉर्म ऐड करते हैं इंसर्ट डेटा के लिए। ठीक है, और इसमें जो है आप ठीक है, आप स्पेस दे सकते हैं, लेकिन स्पेस इसमें ना दिया करें, क्योंकि इससे आपके पास एक क्लास बनती है। बेसिकली जितनी भी फॉर्म आप बनाते हैं वो ये आपके पास इंसर्ट डेटा आ गया। जितनी भी फॉर्म्स आप बनाते हैं तो सब फॉर्म्स के लिए जो है एक क्लास बनती है। ठीक है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे और उसको आप डिस्प्ले करेंगे, तो आपके पास जो है वो फॉर्म, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर एक और फॉर्म हम बनाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं डिलीट डेटा। ठीक है, ये भी ऐड हो गया। और एक और फॉर्म अपडेट डेटा। ठीक है, अब अपडेट डेटा, अपडेट रिकॉर्ड, जो भी आप जो है उसको देना चाहते हैं। ठीक है, ये चारों फॉर्म जो है आपके पास आ गई। ये डिलीट के लिए है, ये अपडेट के लिए, ये इंसर्ट के लिए और ये डिस्प्ले के लिए। तो चारों फॉर्म्स है, तो इस पर बाकी कोडिंग हम नहीं करते, बस सिर्फ हम जो है ये करते हैं कि जो इसको जो यहाँ पर जो फॉर्म है तो इस बटन के ज़रिए हम ये डिस्प्ले करते। ठीक है, तो डिस्प्ले डेटा के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो इस फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली मैं पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है उसको मैं उसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं इसी फॉर्म को शो करूँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर फॉर्म के साथ जो है जब आप फॉर्म बनाते हैं तो उसका एक क्लास बनता है और उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हमने फॉर्म का नाम रखा था डिस्प्ले डेटा। ठीक है, डिस्प्ले डेटा, और सपोज मैंने का ए फॉर्म आप लिख सकते हैं, एफ आर एम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने चलिए एफ आर एम रख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू डिस्प्ले डेटा। तो इसका कंस्ट्रक्टर आप कॉल करें और फिर एफ आर एम डॉट शो करें, तो आपके पास जो है ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम वापस उसकी डिज़ाइन पर जाते हैं। इंसर्ट डेटा के लिए हमारे पास है इंसर्ट डेटा और एफ आर एम इज इक्वल टू न्यू इंसर्ट डेटा एफ आर एम। अच्छा, एफ आर एम मतलब इसका भी एफ आर एम है, इसका भी एफ आर एम है, लेकिन वो अलग फंक्शन में है, ये अलग फंक्शन में है, तो दोनों आप सेम नेम रख सकते हैं। ठीक है, और फिर जो है आप लिखिए एफ आर एम डॉट शो, तो ये आपके पास आ गया। और इसी तरह डिलीट डेटा के लिए डिलीट डेटा एफ आर एम इज इक्वल टू न्यू डिलीट डेटा। ठीक है, और वही एफ आर एम डॉट शो। ठीक है, तो आपके पास जो है शो हो जाएगा। ठीक है, और अपडेट डेटा के लिए अपडेट डेटा का जो
ठीक है, और FRM डॉट शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है वो शो हो जाएंगे, मतलब सबकी कोडिंग हो गई। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बटन है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए डिस्प्ले डेटा का फॉर्म जो है वो ओपन हो गया। इंसर्ट डेटा पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए इंसर्ट डेटा का फॉर्म जो है वो ओपन हो गया। डिलीट डेटा का मैंने ओपन कर दिया तो डिलीट डेटा का फॉर्म जो है वो ओपन हो गया। अपडेट डेटा, तो अपडेट डेटा का फॉर्म जो है वो ओपन हो गया। तो इसी तरह आप जो है हर एक उससे आप, ठीक है, हर एक जो फॉर्म है तो उस पर आप अपना कोडिंग करेंगे, इस तरह हमने किया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ये हमने सेव कर दी, सेव आल। तो आपके पास ये जो फोल्डर होगा, ये फोल्डर आपके पास बनेगा std डेटाबेस। तो आपने क्या करना है कि इस पूरे फोल्डर को आपने, मतलब आप क्या करें कि इस राइट क्लिक करें और सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। तो आपके पास जो है ये देखिए एक जिप फोल्डर बन गया। तो आपने ये दो चीज़ें जो है वो आपने अपलोड करनी है। एक ये जो प्रोजेक्ट है तो इसका इस फोल्डर को, और साथ में जो डेटाबेस है तो उसका जो बैकअप फाइल है, ये दो चीज़ें आपने अपलोड करनी होगी असाइनमेंट के साथ। ठीक है, दोबारा सुन ले कि जब आप एक प्रोजेक्ट बना ली तो डॉक्यूमेंट में विजुअल स्टूडियो का एक फ़ोल्डर होगा, और विजुअल स्टूडियो के फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर होगा, और उसमें आपके सारे प्रोजेक्ट जो है वो होंगे। अगर आपने कोई और लोकेशन सेलेक्ट नहीं किया तभी, तो उससे आप राइट क्लिक करें और सेंड टू कंप्रेस्ड फोल्डर। ठीक है, या अगर आप WinRAR इंस्टॉल है तो ऐड टू आर्काइव भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल ये है कि सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जिप फोल्डर इसका बन जाएगा। तो ये जिप फोल्डर, और साथ में जब आपने जो डेटाबेस का बैकअप लिया है तो उसका बैकअप फाइल, ठीक है, वो आप ये BAK फाइल जो है, तो ये दोनों फाइल आपने असाइनमेंट के साथ अपलोड करनी होगी। ठीक है, और अल्लाह हाफिज़।